हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आधुनिक विश्व इतिहास के तहत क्लासेस जो है प्रारंभ किया जा चुका है। प्रबोधन से लेकर के अमेरिकी क्रांति तक के जो है क्लासेस दिए गए हैं और उनके पीवाईक्यू जो है डिस्कशन किया गया है। प्रबोधन वाले पार्ट का डिस्कशन कर लिया गया है। तो आज भी इसी पार्ट को, आधुनिक विश्व इतिहास वाले भाग को आगे बढ़ाते हुए यूपीएससी मेंस के तहत जो है हम लोग फ्रांसीसी क्रांति, कारण तथा उसके परिणामों को लेकर के डिस्कशन करेंगे, जो 1789 से लेकर के 1815 तक फ्रांस में घटित हुआ। हालांकि फ्रांस में कई बार क्रांति हुए थे। जब वहाँ राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हुआ था, फ्रांस की क्रांति को दोहराया गया था 1830 में, 48 में, 1870 में। फ्रांस के क्रांति को लेकर के जो है इतिहासकारों ने जो है कई इतिहास को लिखा है, या जितना ज़्यादा इतिहास इसके संदर्भ में लिखा गया है शायद ही किसी क्रांति को लेकर के कहा गया है। तो इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह माना जाता है और इस क्रांति का बाद में जा कर के क्या है, विश्व को जो है एक बहुत हद तक जो है क्या है ना, इसकी देन के लिए भी ये जाना जाता है। तो आगे जो है धीरे धीरे हम इनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह है क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति किन किन कारणों से उत्पन्न हुआ, वहाँ तक डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट 2 में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसका परिणाम कैसे निकल करके आया, और फिर इसके जो संविधान है उसको लेकर के भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, उसके इंट्रो पार्ट को लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्रांति क्यों होती है, सबसे पहला प्रश्न है कि जो रेवोल्यूशन होता है वो क्यों होता है। ओबियसली जो समाज में जब समाज के लोगों की स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, या किसी भी प्रकार के शोषण के स्तर पर हो, तो वो क्या होते हैं, रेवोल्यूशन करने पर मजबूर हो जाते हैं। फ्रांस में भी ठीक इसी प्रकार की स्थिति थी। यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी उसने फ्रांस की क्रांति को क्या किया था, पृष्ठभूमि तैयार किया था। और फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी, या जो मूलतः सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, उसने फ्रांस के निवासियों को क्रांति करने के लिए मजबूर कर दिया और आगे जा करके जो है उनके द्वारा क्रांति किया गया। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट स्टेज यही है कि क्रांति के दो कारण होते हैं, और उन कारणों को अगर हम ठीक प्रकार से एनालाइज करें तो दो कारण निकल कर के आएंगे। एक तो जो पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा क्या होता है ना, सोशल सिस्टम। इन दोनों को लेकर के क्या होता है, निवासियों में जो है नाराजगी रहती है, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के नाराजगी रहती है। चाहे वो राजा हो, सामंत हो, या कोई भी सरकार हो, अगर जो प्रमुख होते, सरकार के प्रमुख हो, अगर उस देश को ठीक प्रकार से संचालित नहीं करे, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ठीक ना हो, तो वहाँ की जनता क्या हो जाते हैं ना, नाराज हो जाते हैं, और इस प्रकार जो है क्रांति के भाव उभरने लगते हैं। और दूसरा जो मेजर इशू है वो है सोशल इश्यूज, सोशल सिस्टम, या जो सामाजिक व्यवस्था है। चूँकि इससे आम जनता जुड़ा होता है। अगर समाज में भ्रष्टाचार होंगे, समाज दोषपूर्ण होगा, समाज कुरीतियों से भरा होगा, तो वहाँ से क्या होता है ना, धीरे धीरे जो है समाज में बदलाव आने लगते हैं। कुछ ऐसे बौद्धिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं जो इस बदलाव के पक्ष में होते हैं, और फिर जो है रेवोल्यूशन जो है उत्पन्न होता है। ठीक फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे। आपने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों को जो है डिस्कशन कर लिया गया। अब फ्रांस की क्रांति के कुछ और बातों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फ्रांस की क्रांति को जो है 4 शब्दों में क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जाता है। पहला तो हो गया क्रांति, ठीक है। दूसरा क्या था, युद्ध, अर्थात पहले क्रांति हुआ और क्रांति के संदर्भ में जो है युद्ध लड़े गए, और युद्ध के बाद पुनः निरंकुशता को जन्म हुआ। किसका, तो नेपोलियन का जन्म हुआ, और नेपोलियन ने जो एक बड़े और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, और उसके बाद पुनः उससे क्या है, फ्रांस का समाज को मुक्ति पाया। तो इस प्रकार एक कई हम कह सकते हैं स्टेप्स हैं, या कई शब्दों के द्वारा जो है, या कई चरणों में जो है फ्रांस की क्रांति क्या थे, डिवाइड थे। इस क्रांति के अंत में क्या हुआ था ना, नेपोलियन का उदय हुआ, जिसने एक विशाल साम्राज्य को निर्माण किया, और बाद में फिर उससे मुक्ति के लिए जो लोगों ने क्रांति किया। तो इस प्रकार जो फ्रांस की क्रांति काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फ्रांस की क्रांति में
फ्रांस की क्रांति में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था। इसके क्रांति के प्रारंभ को लेकर के भी जो है इतिहासकारों में संशय पाया जाता है। कुछ ये मानते हैं कि 5 मई से जो है 5 मई 1789 से जो है क्रांति का प्रारंभ हुआ, जब स्टेट जनरल का अधिवेशन प्रारंभ हुआ, तब से शुरू हुआ। कुछ ये मानते हैं कि जब बास्तिल का क्या हुआ, पतन हुआ, तब जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है शुरुआत हुई। तो इतिहासकारों में एक मतभेद है। हालांकि हम जो है 5 मई 1779 1789 को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जब स्टेट जनरल का क्या हुआ ना, स्टेट जनरल का जो है अधिवेशन प्रारंभ हुआ, तब से जो है फ्रांसीसी क्रांति को शुरुआत मानेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं, क्रांति का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। तो नेक्स्ट हमारा है कि क्रांति का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ और इसी क्रम में जो है प्रमुख घटनाएं घटी। वो घटनाएं कब हुई, तो 1787 से लेकर 1799 तक जो प्रमुख घटनाएं हुई, उसी घटनाओं के कारण जो है क्या ना, रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, तो फ्रांस के क्रांति के जो कारण थे वो थी पुरातन व्यवस्था। जो पुरातन व्यवस्था इसकी थी, और इस पुरातन व्यवस्था को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो सामाजिक और दूसरा हो गया पॉलिटिकल, जिसको लेकर के मैंने पहले ही डिस्कशन किया। तो इस पुरातन व्यवस्था को जो है समाज के उस वर्ग के द्वारा जिस पर समाज का सबसे अधिक दबाव था, जो कि सबसे ज़्यादा शोषित था, पीड़ित था, उनके द्वारा जो है इस पुरातन सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका गया, और इसके कारण ही जो है फ्रांस की क्रांति हुई। और ये जो वर्ग है, उस वर्ग को क्या कहा जाता है ना, उस वर्ग को मध्यम वर्ग कहा जाता है। तो मिडिल क्लास, फ्रांस का जो मिडिल क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इसी मिडिल क्लास ने फ्रांस में क्रांति को क्या किया, जन्म दिया, और इस पुरातन व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए क्या हुए, नव दृढ़ संकल्प हुए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वे कारणों को हम लोग खोजेंगे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ्रांस की क्रांति के 2 मुख्य कारण हैं, एक तो इसका सामाजिक कारण, फिर इसका राजनीतिक कारण, और फिर आर्थिक कारण। चूंकि सामाजिक कारण को हम आर्थिक कारण से भी जोड़ सकते हैं। समाज का जो पतन हुआ था वो इस जो है राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण है। तो हम 4 मुख्य कारणों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। पहला सामाजिक कारण, दूसरा हो गया राजनीतिक कारण, तीसरा हो गया आर्थिक कारण, और चौथा हो गया बौद्धिक जागरण। इन 4 पॉइंट को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन क्यों हुआ था। ये आज के वीडियो का मुख्य विषय है। एक बार फिर से हम आपको कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल ईगल आईएएस द स्टडी जोन में जो है जुड़ना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए बराबर जो है क्लासेस लेकर के आते हैं, और जो है आगे भी आपके लिए जो है क्लासेस दिए जाएंगे। तो चलिए सामाजिक कारण को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसे हम स्टेट्स कहते हैं। फर्स्ट स्टेट्स में कौन थे, तो पादरी थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत थे। दूसरे स्टेट में कौन था, तो कुलीन वर्ग था, जो कि सेकेंड स्टेट में था। तीसरे में कौन था, सर्वसाधारण वर्ग, जिसे थर्ड स्टेट कहते हैं। इसी सर्वसाधारण वर्ग में कौन थे, तो मध्यम वर्ग के लोग थे। इसके अलावा इसमें और कौन थे ना, कृषक थे, और कौन थे, तो मजदूर वर्ग थे, दस्तकार लोग थे। तो ये जो थर्ड वर्ग था, सर्वहारा जिसे हम कह रहे हैं, इस पर इन दोनों की क्या थे, भार लदे हुए थे, और इस भार से ये क्या हुए थे, ये दब गए थे, जिसके कारण क्या हुआ नहीं, इन्होंने इस पुरातन सामाजिक व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए ठान ली, और फिर उन्होंने जो है क्रांति का पथ जो है अपना लिया, और क्रांति जो है प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो यही कारण था। अब हम लोग पादरी, कुलीन और सर्वहारा वर्ग को लेकर के एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर क्यों, वाई जो मिडिल क्लास है, वाई द मिडिल क्लास जो है क्यों जो है रेवोल्यूशन को जन्म दिया, क्यों इस सर्वहारा वर्ग को जो है क्या करना पड़ा, क्रांति करना पड़ा। तो इसके पीछे जानने के लिए हमें थोड़ा सा जो है पॉइंट्स जानना पड़ेगा। पादरी को लेकर के, अर्थात फर्स्ट स्टेट जनरल को लेकर के, कुलीन वर्ग को लेकर, एलिट क्लास को लेकर के भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पादरी या फर्स्ट स्टेट वर्ग थे उनकी स्थिति क्या थी। तो
ये जो पादरी या फर्स्ट स्टेट था, ये जो जनसंख्या की दृष्टि में अगर बात की जाए तो इनका 1% था, लेकिन सुविधाएं, रियायतें और छूट के मामले में जो है ये समाज का 99% उपभोग करते थे। तो अब आप समझ लीजिए कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी, या फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में सबसे अधिक अगर कोई फ़ायदा था तो वो इसी वर्ग को प्राप्त होता था, इस वर्ग को और कुलीन वर्ग को। तो ये जो पादरी वर्ग थे, इनमें क्या थे ना, इनमें समाज के उच्च वर्ग के लोग इसमें थे। और कहा जाता था उस समय कि कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है, रियायत प्राप्त है, छूट प्राप्त है, ये तभी संभव है जब वो क्या है ना, उच्च वर्ग से जुड़ा हुआ है। आइदर वो फर्स्ट स्टेट से होना चाहिए या तो सेकंड स्टेट से होना चाहिए। ये फ्रांस के लिए कहावत था। अब इस पादरी वर्ग में क्या थे, सामंत थे, जागीरदार थे, या चर्च के धर्माधिकारी जो है, चर्च के जो धर्माधिकारी थे वो इसके अंतर्गत, चर्च के जो धर्माधिकारी थे वो इसके अंतर्गत थे। सॉरी, सामंत और जागीर नहीं, इसके अंतर्गत क्या थे, चर्च के लोग जो धर्माधिकारी थे वो इस पादरी वर्ग में थे। फ्रांस में उस समय क्या था, कैथोलिक चर्च का प्रभाव पाया जाता था और इन चर्चों में जो है अतुल संपत्ति थी और ये करों से क्या होते थे, मुक्त होते थे। चर्चों के पृथक न्यायालय और कानून भी था और ये इतने प्रभावशाली होने का कारण एक कहावत कहा जाता है। क्या कहावत कहा जाता है ना, राज्य के अंदर ये राज्य था। अर्थात जो चर्च थे उन्हें, उनके लिए एक बहुत बड़ी कहावत कहा जाता है कि ये राज्य के अंदर भी एक राज्य की तरह ही स्थित था। तो आप समझ सकते हैं कि चर्च की प्रधानता फ्रांस के लिए कितनी थी और उस समय चर्च की संपत्ति कितनी थी। कहा जाता है कि चर्चों के द्वारा किसानों से भी क्या लिया जाता था ना, एक प्रकार का धार्मिक जो है कर लिया जाता था। चर्चों की जो वार्षिक आय आती थी वो राजकीय, अर्थात फ्रांस की राजकीय आय का आधी होती थी। तो ये आधी होती थी और 18वीं शताब्दी में चर्च उस समय क्या हो गया था, बहुत ही अलोकप्रिय, बदनाम हो गया था आम जनमानस में। इसी प्रकार पादरियों में भी जो है बहुत सारे वर्ग थे, उच्च वर्ग थे और निम्न वर्ग थे, अलग अलग प्रकार के वर्ग थे। तो समाज में जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी उसमें जो है क्या था ना, उसमें विशेषाधिकार जो माने जो वर्ग है या जो जिनको सबसे ज़्यादा रियायतें प्राप्त है, छूट प्राप्त है, उनमें प्रथम स्थान पर कौन थे, तो पादरी वर्ग था, जिनके पास क्या थे, अतुल संपत्ति और धन थे और ये करों से मुक्त थे। अब कहावत है कि जिनके पास ज़्यादा संपत्ति थी लेकिन राज्य ने उसे कर मुक्त कर रखा था, तो इस कारण से क्या हो गया कि एक व्यवस्था उत्पन्न तो होना ही था। इसके बाद अगर किसी वर्ग की बात की जाए तो वो था कुलीन वर्ग, ठीक है, जो कि पादरी वर्ग के बाद सेकंड पोजीशन पर आता है। और इनका स्थान कहाँ था, ये राज्यों पर थे, ये चर्चों पर थे और ये सेना के जो बड़े उच्च अधिकारी होते थे वो कुलीन वर्ग से जुड़े हुए थे। कुलीन वर्गों में कहा जाता है कि समस्त भूमि का 5वां भाग, फ्रांस की समस्त भूमि का 5वां भाग इनके अधिकार में था। कुलीन वर्गों में कई वर्गों में विभाजित हो चुके थे। तो जो वर्गीकरण है, वर्गों का भी जो उपवर्गीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा था, अर्थात भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसका कार्य था सामंत, ये सामंत होते थे, भूस्वामी होते थे, युद्ध में राजा की सहायता करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखते थे एवं करों से मुक्त थे एवं जितने भी उच्च पद थे उन पर ये आसीन थे। तो ये कुलीन वर्ग है। तो इस प्रकार जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है जिनमें पादरी और कुलीन वर्ग आसीन थे, इनके पास अतुल धन संपत्ति थी, इनके पास अधिक भूमियाँ थी और इनके पास क्या थे ना, इनको छूट प्राप्त थे, इनके विशेषाधिकार अधिक थे, इनके साथ जो है रियायतें थी। इसके अलावा इन्हों को कर भी नहीं देना पड़ता था और उच्च पदों पर जो है ये आसीन होते थे। तो एक प्रकार सारा के सारा पॉलिटिकल सिस्टम, आर्थिक सिस्टम, सामाजिक सिस्टम इनके पक्ष में झुका हुआ था। और अंत में जो वर्ग जो कि सबसे मजबूर वर्ग था वो था सर्वहारा वर्ग था और जो कि सबसे क्या था ना, शोषण का शिकार हुआ। और जबकि कहा जाता है बौद्धिक दृष्टिकोण से, शिक्षित दृष्टिकोण से ये सर्वहारा वर्ग जो है अन्य दो के मामले में जो है काफ़ी ऊंचा था, फिर भी इन्हें जो है नीचे रहना पड़ा। और एक मिडिल क्लास जिसे कहा जाता है, इसी मिडिल क्लास ने फ्रांस में जो है क्रांति को जन्म दिया।
फ्रांस में जो है सर्वहारा वर्ग या मध्यम वर्ग जो है 94% के आसपास थे, और इन्हें कोई भी विशेषाधिकार नहीं था, कोई भी रियायतें प्राप्त नहीं थी, कोई भी सुविधाएं नहीं थी। अब इसी के कारण जो है मध्यम वर्ग में एक रोष था, एक क्या था ना, उनके अंदर में गुस्सा था, और इसी रोष और गुस्से के कारण ही उन्होंने जो है क्रांति के लिए मजबूर हुए। अगर कहा जाए तो कुछ ऐसी बातें मध्यम वर्ग के साथ जुड़ी हुई है जिसके कारण वो क्रांति चाहते थे। उनमें ये सामाजिक ढांचे में पहला स्थान प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि ये शिक्षित थे, इनमें काम करने की क्षमता अधिक थी, ये बौद्धिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे, ये कर देते थे, तो ये चाहते थे कि समाज में उनका क्या हो, पहला स्थान हो। दूसरी ओर ये लोग समझदार थे, बौद्धिक थे, कर्मठ थे, शिक्षक थे, और साथ में जो मध्यम वर्ग में व्यापारी था वो धनी भी थे। तो ये अपने आप को क्या समझते थे कि इनकी जो फ्रांस की जो राजनीतिक सिस्टम है उनका क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, जो कि कम था। इसके अलावा विवेक और बुद्धि एवं सचेतनता के पर जो है आधारित समाज की संरचना को ये मानते थे कि जो विवेक से बना हो, जो बुद्धि से बना हो, जो सचेतन अवेयरनेस के आधार पर बना हो, वैसे लोगों को जो है स्थान मिले। मध्यम वर्ग में के अंतर्गत जो व्यापारी वर्ग था, जो काफ़ी धनी हो चुके थे, कुछ तो इतने धनी थे कि ये सरकार को और कुलीन वर्गों को क्या देते थे ना, धन जो है ब्याज पर देते थे, कर्ज पर दे रखे थे। जब फ्रांस की स्थिति दिन बर दिन दयनीय होती चली गई, फिजूल खर्ची के कारण जो आर्थिक बोझ बढ़ता चला गया, तो ये भयभीत हो गए और उनको लगा कि ये जो पुरातन सामाजिक व्यवस्था है इसको बदलना बहुत आवश्यक है, और इस कारण से वो क्रांति के पक्ष में हो गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कारण को लेकर के डिस्कशन करेंगे, वो है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या था, तो देश का जो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी शोचनीय हो चुका था, और यहाँ व्यय के द्वारा आय निश्चित किया जाता था। ऐसा नहीं है कि आय पहले हो और उसके हिसाब से व्यय हो, लेकिन यहाँ व्यय पहले होता था और उसके बाद आय निश्चित की जाती थी। राजा का जो व्यक्तिगत आय था और राष्ट्र की आय में कोई अंतर नहीं था, इसलिए राजा के द्वारा मनमाने ढंग से राजकोष से खर्चा किया जाता था। राजा की विलासिता पर कोई अंकुश नहीं था। लुई 15वें ने जो है इसके अलावा लुई 15वें ने सप्तवर्षीय युद्ध और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेकर के फ्रांस पर जो है कर जो वित्तीय भार है उसको बढ़ा दिया था। देश की कर प्रणाली भी दोषपूर्ण थी, कर प्रणाली का भार मध्यम वर्ग पर अधिक था। इसके रीजनलिटीज़ थी, अर्थात प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती थी। करों को ठेकेदारों के माध्यम से उठाया जाता था, वे किसानों से अधिक कर लेते थे। तो इस प्रकार एक क्या हो गया था, अव्यवस्था चारों ओर फैल गई थी। राज्य को मात्र 60 से 65% ही भाग प्राप्त होता था। ये जो ठेकेदार कर उठाते थे वे भी जो है लगभग 14% के हिसाब से कर प्राप्ति के लिए 14% खर्च किया जाता था। तो इस प्रकार कहा जाता है कि एक आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। यहाँ एक कहावत आ चुका था, क्या कहावत आ गया था कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। अर्थात जो सर्वहारा वर्ग है वो कर देता ही कि चला गया, जबकि सामंत क्या कर रहा है, वो लड़ रहा है, और पादरी वर्ग क्या करता है, पूजा करता है। तो फ्रांस के समाज के लिए जो ऐसी बात कही गई कि सामान्य जन के ऊपर कर का काफ़ी भार था। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे, वो है पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। फ्रांस में क्या था ना, राजतंत्र था और निरंकुश राजतंत्र था, वंशानुगत भी था, और यहाँ दैवीय अधिकार के सिद्धांत थे। अर्थात वे स्वयं को जो है ईश्वर का क्या मानते थे, प्रतिनिधि मानते थे। जब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को माने तो समझ लीजिए वो कितना निरंकुश हो सकता है। और यहाँ जितने भी शासक हुए लगभग क्या थे, निरंकुश थे। लुई 14वें के शासनकाल में कहा जाता है राजतंत्र अपने सर्वोच्च स्थिति पर पहुँच गया था। कानून बनाना और कर वसूलना उनकी इच्छा से ही होता था। इसके अलावा इस संदर्भ में कहा जाता है कि लुई 16वां का एक कथन बहुत ही फेमस हो गया था, वो ये कि यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि मैं ये चाहता हूँ। अर्थात लुई 16वां कहते थे कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ इसलिए ये कानून बन गया आज से। अर्थात आज से मुझे कर चाहिए तो कानून बन गया, आज से मुझे जो है इस विलासितापूर्ण चीज़ें चाहिए तो ये क्या हो गया, हमारा हो गया। तो इस प्रकार लुई 16वें के बारे में कहा गया था ये निरंकुश राजतंत्र के प्रतीक के तौर पर हो गए थे।
राजा के असीमित अधिकार और व्यभिचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई संस्था नहीं थी। अगर स्टेट जनरल था भी तो उसका तो कई वर्षों तक जो है क्या हुआ था, सभा नहीं हुआ था, उसके द्वारा राजतंत्र पर वो अंकुश नहीं लगा पाया था। इसके अलावा लुई 15वां क्या था, अकर्मण्य था, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था और कहा जाता है कि राजा रानी पेरिस के अलावा कई मील दूर वारसाई के महल में रहते थे और इस वारसाई के महल में 18,000 से अधिक सैनिक क्या थे ना लोग थे, उनमें 16,000 तो नौकर थे। इनका खर्च जो है कहा जाता है कि करोड़ों रुपए का इनका खर्च जो है लाखों पर था। तो इस विलासितापूर्ण और वैभवपूर्ण जीवन को जो है वे वर्साई के महल में बिताते थे और इसीलिए कहा जाता है कि जो दरबार था वो राष्ट्र की समाधि बन गया था। अर्थात इतना खर्च था कि राष्ट्र जो है उस खर्च के बोझ के तले धीरे धीरे समाधि की ओर चला जाता गया। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो है इस राजनीतिक कारण के कारण भी जो है फ्रांस के मध्यम वर्ग ने जो है क्या किया, विरोध करना प्रारंभ किया और क्रांति के शुभारंभ की। और अंतिम जो है वो है बौद्धिक जागरण या बौद्धिक सचेतनता को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। बौद्धिक सचेतनता का अर्थ हुआ कि फ्रांस में इस समय ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था को जो है क्या कहना इसकी आलोचना की, कटु आलोचना की, जिनमें मॉन्तेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो, इन्होंने अपने लेखन और दार्शनिक विचारों के द्वारा जो है क्या कि इन ये समाज के व्यक्तियों को गहराई तक प्रभावित किया और ये जो व्यवस्था है उस पर गहरी चोट की और उन्होंने लेखन कार्यों के माध्यम से चोट किया। इसके अलावा कहा जाता है अमेरिकी क्रांति अमेरिकी क्रांति के कारण जो घटनाएं घटी उसका भी प्रभाव जो है फ्रांस की क्रांति पड़ा। अमेरिकी क्रांति में जो संविधान बने, जो स्वतंत्रता के भाव उभर करके आए, वो जो है फ्रांस के लोगों में जो है एक छाप छोड़ा, जिसके कारण वे भी स्वयं को स्वच्छंद और स्वतंत्र होना चाहते थे और जो है इस पुरातन व्यवस्था से अपने आप को जो है क्या करना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे या मुक्ति पाना चाहते थे। और इन्हीं सब कारणों जो है फ्रांस की क्रांति हुई और जो है फ्रांस में एक क्रांति देखने को हमें 1789 में देखने को मिला, जो कि 1815 तक चला। तो ये था साथियों आज का जो क्लासेस जो कि फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ था। इसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत और इसके प्रमुख पक्ष जिनमें कारणों को लेकर के समीक्षा किया, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक जागरण, आर्थिक कारण। आगे चल कर के हम ये डिस्कशन करेंगे कि फ्रांस की क्रांति में जो क्रांति जो हुए उनके दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई और इस फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम फ्रांस के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।